बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तज़कियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी माहौल में ऐसे वक्त में कि जब एक तरफ मुज़ाकरात के तीसरे राउंड का आगाज़ होना है, लेकिन उससे पहले हुकूमत और अपोजिशन के माबैन जिस तरीके से गुफ्तगू हो रही है, जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, जिस तरीके से एक दूसरे को तानाजनी की जा रही है, बिलखुसूस अगर देखा जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और उनके अंदर वफाकी वज़रा भी बशमूल एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब या दीगर रहनुमा या वज़ीर इत्तलात को अगर देख लें, और उधर से अगर पंजाब की सूरत हाल को देखें तो पंजाब से उन ताबड़तोड़ हमलों में बेपनाह इजाफा हो रहा है। लेकिन इस पूरे मंजरनामे में अगर आज की सिचुएशन को देखा जाए तो क्या इसे समझा जा सकता है कि यह सियासी हिकमत अमली का हिस्सा है कि एक तरफ मुज़ाकरात भी करते चले जाओ और दूसरी तरफ जो है अपनी सियासी पोजीशन को मुस्तहकम करते चले जाओ, या फिर दूसरा मंजरनामा यह नजर आता है कि हुकूमत के बस से बात बाहर है और हुकूमत को इस वक्त यह दिखाई दे रहा है कि ऐसे हालात में इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले ही कोई हमारे लिए बेहतर सियासी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन इस पूरे अमल में हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत के साथ किस हद तक मुस्तहकम है, आने वाले दिनों के अंदर मुज़ाकरात का तसलसल किस हद तक कायम रह सकेगा, और दूसरी सूरत ये कि जो केसेस चलने वाले हैं और एक बड़ा केस जो मुज़ाकरात के तीसरे सेशन के अगले ही रोज तीसरी बार वो मुअख्खर होने के बाद उसके फैसले की तारीख दी गई है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, तो इस पूरे मंजरनामे पर बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। सब क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ज़्यादा हमले हो रहे हैं, अब वो माजी करीब की बातें भी याद नहीं कर रहे, माजी बईद की बातें ज़्यादा याद करवा रहे हैं, उसके पीछे की वजूहात क्या नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, दो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। अगर हुकूमती टीम जो है वो बाकायदा जो लोग हमले कर रहे हैं, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उसके बाद अता तारड़ साहब, और इसी तरीके से आप बाकी लोगों को ले लें ना, 1 2 3 4 कर लें। तलाल चौधरी है, तारड़ साहब हैं, उस्मा बुहारी साहब हैं, तो आपको नज़र आएगा ये सारे के सारे वो लोग हैं जो बड़े मियाँ साहब की टीम है, छोटे मियाँ साहब की टीम नहीं है, ये बड़े मियाँ साहब की टीम है। तो फैसला तो वो है जो बड़े मियाँ साहब ने करना है। इसका मतलब है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब या मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, या फिर ये सारा उनसे बाला बाला हो रहा है, क्योंकि अयाज सादक साहब भी उन्हीं की टीम से है, अयाज सादक साहब किसी और की टीम से नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर है कि यहाँ दो चीज़ें हैं जो मैंने बड़े करीब से आज बहुत से लोगों से पूछी। एक मैंने बड़े सीनियर सहाफ़ी से पूछा जो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब है। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या मुज़ाकरात, तो उसने कहा जी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने कोड किया एक शख्स को, उन्होंने मुझे कहा, हमें कहा है कि हमने ये मुज़ाकरात सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, अच्छा, और अपना एक तासर बनाने के लिए, ये नहीं कहा कि ये बयानात दुनिया को दिखाने के लिए। उन्होंने कहा, अब पूछा क्या बयानात, उन्होंने कहा बयानात नहीं देंगे तो तहरीक इंसाफ हमारे सर पे चढ़ जाएगी। हम बयानात भी दे रहे हैं और ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं और ये करते रहेंगे। पूछा गया, मैंने पूछा जी मुज़ाकरात का क्या बनेगा? उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात आप समझ लें कि इनमें से कोई चीज़ पूरी नहीं होगी। एक चीज़ उन्होंने कही, उन्होंने कहा जहाँ पे मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, मैंने उन्हें कहा जब आपने एक मुज़ाकरात पे चीज़ पूरी नहीं होनी तो फिर आप बयानबाजी छोड़ें। उसने कहा नहीं, किसी और जगह भी मुज़ाकरात पे बात हो रही है, हम चाहते हैं कि सब जगहों से ये चीज़ें ख़राब हो जाए, यानी किसी और जगह पे भी जो हो रही है ना, तो उसमें फरीक पीएमएल नहीं है। उसने कहा ख़राब हो जाए, उसने कहा हमारी कोशिश है। तो उसकी बात यह है कि यासिर साहब, आपने कहा कि एक बहुत बड़ा फैसला आ रहा है। बहुत बड़ा? मैंने कहा एक बड़े केस का फैसला। क्या केस पड़ा किस तरह है? वो क्या उस केस में त्यारा हुआ कि आर्मी चीफ साहब जो थे, हाज़र सर्विस आर्मी चीफ जिस तरह मुशर्रफ साहब थे, उनका त्यारा हुआ है। क्या हुआ है? क्या है? एक यूनिवर्सिटी, मैंने कल भी कहा था, ना पैसे इमरान खान के पास गए, ना उनके अकाउंट में आए, ना उनका कोई अमल दखल है। तो क्या है फैसला? आज वो फैसला अब तो 17 को सुनाना पड़ेगा।
अब 17 को फैसला सुनाना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक शॉर्ट ऑर्डर आज निकाल दिया ना कि हम उस दिन फैसला क्यों नहीं सुनाया गया। अब तो कोई ये नहीं कह सकता कि अभी फैसला में मजीद कुछ लिखना है, अब तो फैसला सुनाना पड़ेगा। तो उस फैसले को सुनने के लिए सबसे ज्यादा बेकरार तो इमरान खान है, बानी तहरीक इंसाफ है, कोई और तो नहीं है, पूरी तहरीक इंसाफ खड़ी है। उस फैसले को सुनाकर फायदा किसका, नुकसान किसका? फायदा इमरान खान का सजा की सूरत में, नुकसान हुकूमत का। एक तो वो भी दिन आने दें, और वो सजा ना होने की सूरत में भी तो यही, दोनों सूरतों में इमरान खान का फायदा है, दोनों सूरतों में है। एक सूरत में कि एक आज आपने शिबली फराज की तकरीर सुनी ना, किसने जवाब दिया उसकी तकरीर का? भाई उसने क्लियर कहा ना कि अगर आप कसूर यह गिनते हैं कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि सीरत पाक वसल्लम पढ़ाने के लिए अगर कोई यूनिवर्सिटी खोली जाती है तो उस पर जुर्म, अगर बच्चों को तालीम दी जाती है तो जुर्म। ये तो कल आप कहेंगे जनाब शौकत खानम हस्पताल भी बंद कर दियो, यही कहेंगे ना, क्यों? उसमें यासर ने भी पैसे दिए हैं, राना नजीम ने भी दिए हैं, मिसाल के बात कर रहे हैं, फलां बंदे ने भी पैसे दिए हैं, फलां करते हैं। भाई ऐसे वो जो कैदी नंबर 804 है ना, उसका जेल में कद बढ़ रहा है, कद कम नहीं हो रहा। अगर किसी के जहन में ये वहमो गुमान में है ना कि उसका वोट बैंक कम हो रहा है, मैं कल भी तकरीर सुन रहा था, आज भी तकरीर सुन रहा था वज़ीर आला साहिबा की, और आज मैं ब्रीफिंग सुन रहा था उस्मा बुखारी साहिबा की। उन्होंने कहा जी वो कहते थे कि लोगों में निकल के दिखाएं, अब तो लोग इस तरह हसरत से हमें सिक्योरिटी बुलाना पड़ती है वज़ीर आला को निकालने के लिए। किस तरह लोग मोहब्बत करते हैं, अल्लाह करे ऐसे ही हो। तो फिर एक मोहब्बत का जज्बा ये भी दे दें, तहरीक इंसाफ को खुला मैदान दे दें, उन्हें कहीं जाए मीनारे पाकिस्तान में 24 घंटे में वो जलसा करें, और एक 24 घंटों में आप जलसा कर दें, एक 24 घंटों में उनका करा दें। इसी पे पाकिस्तान की सियासत का फैसला कराएं, सुबह तो लैके शाम तक रोई जाते हैं सी, कभी वो कहते नसी चंगे हो, कभी नसी चंगे हैं, करा देना एक। इससे ज्यादा मकबूलियत का पता लग जाएगा कौन मकबूल है कौन मकबूल नहीं है, कौन मकबूल है और कौन अवाम में मकबूल है। ये दोनों चीजों का पता लग जाएगा ना। तो बाकी बात किसकी बात कर रहे हैं आप बैठ के लेक्चर देना शुरू कर देते हैं यासर साहब, किसकी सियासत पे फलां। जिस मुल्क के अंदर चेयरमैन सेनेट जो कायम मकाम सदर होता है, ऐसा ही है, चेयरमैन सेनेट के जारी करदा ऑर्डर को लखपत जेल के हकाम जो है वो जूते की नोक पे रख के फेंक दें, तो आप क्या समझते हैं? आज बोला कोई इस पे? आज चेयरमैन सेनेट ने कहा कि बुलाओ भाई। वैसे आप कहते हैं पार्लियामेंट बहुत अजीम है, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा जो है मोहतरम अदारा पार्लियामेंट है, तौहीन पार्लियामेंट कबूल नहीं होगी, तौहीन पार्लियामेंट कबूल नहीं होगी। तो आज की है 1.5 साल बाद आपने एक बंदे के प्रोटेक्शन आर्डर निकाले, इस्लामाबाद पुलिस बकौल लखपत पुलिस के जेल के हकाम के कि ये वो गेट से होके वापस चले गए। वाह यार सुभान अल्लाह। वो क्या लाहौर देखने आई थी? देखने आए थे नक्श नगारी कैसी है उसके, सिक्योरिटी कैसी, किस पार्लियामेंट की बात करते हैं? जो चेयरमैन सेनेट के अगर हुक्म पे अमल नहीं होना, बंद कर दो सेनेट को। स्पीकर कौमी असम्बली के हुक्म पर आज के दिन तक कौमी असम्बली के अंदर दाखिल होकर गिरफ्तार करने वाले पकड़े गए, निशानदेही हो सकी। क्या बात करते हैं यासर साहब, यहां पे बैठ के आप मज़ाकरात, पार्लियामेंट, सेनेट, कुछ नहीं है। हाँ एक काम जरूर है, वहां पे तनख्वाहें बढ़ा लो, इतने दिन का सेशन करना है कर लो, फलां चीज करनी है कर लो, फलां चीज करनी है कर लो, ठीक है करते जाओ भाई। मौजें लगी हुई हैं बेवकूफ़ों के मुल्क में, हम सब बेवकूफ़ है ना। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद की कौम नारे लगाती रहेगी, आपके पीछे चलती रहेगी। आप वोट जब चाहेंगे आपको वोट भी दे देंगे, ना भी देंगे तो आपने ले लेना, ना भी देंगे तो गिनती में आपने अपनी मर्जी से ले लेना। 17,000 वाला आला ओहदे पे जा सकता है, 18,000 वाला उससे निचले ओहदे पे जा सकता है, और 1.5 लाख वाला जो है वो घर बैठ सकते हैं। ये तो हमारा कानून है। किसकी तरफ इशारा किया आपको नहीं पता किसकी तरफ की? बच्चे हो फिर जान के मेरे मुंह पंजाबी कढ़ा दे, नहीं पता ना। हाँ, तो आपको बिल्कुल नहीं पता, आपको पता भी अक्सर नहीं लगता। 17,000 वाला कौन है? कौन है 17,000? आपको नहीं पता? नहीं सर।
चले पता लग जाएगा, बता दूंगा आपको। सर फिर मैं ब्रेक ले लूँ? नहीं ब्रेक क्यों लेनी है, बात कर लेते हैं ना। मैं वही पूछ रहा हूँ। नहीं 17 वाला से आगे भी आ जाए ना आप। 18 वाला कौन? आपको नहीं पता सर? अहमद अवैध साहब ने ज्वाइन कर रहे हैं, एक ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामा जिसमें कानूनी मंजरनामे बड़ी अहमियत का हामिल है, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने दलाइल, अपने मारूज़ात या अपनी सिफारिशात या मुतालिबात, वो जो तहरीरी शक्ल के अंदर हुकूमत के सामने या हुकूमत के गोश्त गुजार करने हैं, उस पर किस हद तक अमल दरामद किया जा सकता है। और उसमें बिलखुसूस बात यह है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत वो किसी भी कैदी की रिहाई नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि कानूनी अमल में कोई रुकावट ना डाली जाए, और अगर कोई गिरफ्तार शख्स अदालत के हुक्म पर रिहा होता है तो मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए। अब अगर माजी के नज़ायर को देखें, मौजूदा हाल को देखें, मुस्तकबिल की जो पेशकदमी है उसको देखें, तो ये नताइज कहाँ तक लेके जाएंगे, इस कानूनी और सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून अहमद अवैध साहब ने। अहमद अवैध साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद अवैध साहब क्या समझते हैं, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि अभी छोड़ दें तहरीरी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितने निकाती एजेंडे पर मुश्तमिल अपने मुतालिबात हुकूमत के सामने रखती है, जो पहले हुकूमत के गोश गुजार किए गए हैं वो किस हद तक काबिल अमल हैं? हुकूमत क्या सिफारिशात कर सकती है या खुद जुडिशल कमीशन तश्कील दे सकती है? उसका तरीका कार क्या होता है? और अगर उस पर जवाब आ जाए आगे से इनकार का, तो फिर हुकूमत के पास क्या चारा होगा? जरा इसके ऊपर जरा रोशनी डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि हुकूमत को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी हादसे का, किसी भी ऐसा कंट्रोवर्सी हो जाए, कोई ऐसी बात हादसाती तौर के ऊपर सामने आती है, तो उसको एक जुडिशल कमीशन उसके ऊपर बना सकती है। ये इसके ऊपर एक स्टैट्यूट मौजूद है जिसके अंडर जुडिशल कमीशन बनता है, और वो कमीशन जो है वो पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है उसको तैयार करके और वो फिर हुकूमत को सबमिट करते हैं कि ये उसकी पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट है, वो पब्लिक में के सामने आ जाती है। उसमें वो सारी डिटेल, उसका TOR बना होता है कि क्या क्या उसने, जो कमीशन ने किस किस अंदाज में और क्या क्या एस्पेक्ट जो है उसको उसने कवर करना है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है अगर नीयत हो कि कमीशन, आपने जुडिशल कमीशन बनाना है, और जुडिशल कमीशन का मतलब है कि उसमें हुकूमत की तरफ से इंटरफेरेंस कोई नहीं होगी। और वरना एग्जेक्टिव साइड से तो ये कमीशन बनते रहते हैं। जैसे आपको याद होगा कि अभी पीछे ये अनवारुल्लाह काकड़ जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे तो वो गंदम का स्कैंडल आया था, तो शहबाज शरीफ साहब ने आके एक एग्जेक्टिव कमीशन सा ऐसे तैयार किया, किसी सिविल सर्वेंट को बनाया और को चंद जूनियर ऑफिसर को जो है वो सस्पेंड करके उसको ख़त्म कर दिया। अरबों रुपए का हेरा फेरी हो गई, साफ हो गई। तो इसलिए जुडिशल कमीशन से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, वो कम से कम पूरी डिटेल से होगी और वो मंजर आम पे आ जाएगी वो रिपोर्ट। अगर हुकूमत उसको छुपाना चाहेगी तो फिर मामला तो और कशीदा भी होंगे और उसके बहुत सारे उसके साथ फिर अफवाहें भी जन्म लेंगी और बातें भी होंगी। अच्छा अहमद अवैध साहब, ये अबाउट द जुडिशल कमीशन। अहमद अवैध साहब, एक केस चल रहा है जिस पर इस वक्त पूरी कौम की नजरें हैं, हुकूमत की भी नजरें हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। अब तक की जो हियरिंग हो रही है, उम्मीद नहीं थी कि इतनी लंबे दलाइल सिर्फ एक तरफ से होंगे, और रोजाना की बुनियाद पर दलाइल भी हो रहे हैं, और लगता है कि शायद इतने लंबे दलाइल जाने हैं कि सजाएं पूरी हो जाएंगी, फिर से जाके दलाइल ख़त्म होंगे या जो भी मामला। आप इन दलाइल से क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं? ये यहाँ अदली हमारे मौजूद जजेस के जो सवालात हैं, जो रिमार्क्स हैं, उनसे आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं? देखिए, जो उनके सवालात हैं, जो उनके रिमार्क्स हैं, उनसे तो बड़ा क्लियर है कि वो
जिस अंदाज में मिलिट्री ट्रायल हो रहा है और जिस तरह से पिक एंड चूज, वो चेरी पिकिंग वाला एक सवाल उन्होंने उठाया भी खासतौर के ऊपर कि आपके पास सिलेक्शन का तरीका क्या है, आप किस तरह से आप किसी को जो है इतने सारे लोगों में से किसी एक को उठा के आप मिलिट्री ट्रायल के लिए ले जाते हैं, तो उसका खातर खा जवाब तो नहीं आया कोई। अब उसके बाद ये कह दिया आज कि जी आपने सुना होगा तो ख्वाजा हारिस साहब ये फरमा रहे थे कि जी ये जो मास्टरमाइंड है ना उसको भी मिलिट्री ट्रायल में ले जाया जाएगा। अब ये बड़ी कंट्रोवर्सी है। अब देखिए मैं वो बात कर रहा हूं जो आज तो जाहिर है हुकूमत इनकी है, आज तो जो लिखेगा वो हुकूमत से पूछ के लिखेगा या हुकूमत से खौफजदा होकर लिखेगा, लेकिन जो कल का हिस्टोरियन लिखेगा जिस वक्त, तो वो बड़ा जालिमाना कलम से लिखता है हिस्टोरियन। फिर वो हकायक जो आज छुपी हुई हैं वो सामने आ जाती हैं। ये सिर्फ वो लोग जो पैसे को ड्रेन आउट करते थे, मुल्क की दौलत को मुल्क से बाहर, और इंटेलिजेंस एजेंसीज के वो नजर होती थी और उनकी नजर में आ जाता था, ये उसकी वजह से खाइफ थे। ये सारी रिपोर्ट जो है, अगर आप जो पानामा केस के अंदर जो मामला सामने आए थे सुप्रीम कोर्ट के, तो वो सारा रिकॉर्ड ओरिजिनल शक्ल के अंदर पैसा कैसा बाहर निकल के गया और कैसे इन्होंने करप्शन की, ये नवाज फैमिली ने, वो सब के सब सामने आई हुई थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। और वो 10th वॉल्यूम जो है आज भी वो ताला बंद की हुई है, उसको निकालें आप, देखिए क्या क्या चीजें निकलती हैं। तो बहुत तकलीफ दे सूरत हालत जो पैदा की गई है। और ये क्योंकि सरमायादार जो है ना, ये इसका कोई दीन ईमान नहीं होता, इसकी कोई नेशनैलिटी नहीं होती, इसका कोई फेथ अकीदा नहीं होता। इसका एक ही फेथ है, एक ही अकीदा है कि जहां उसका मॉनेटरी इंटरेस्ट है वही सब कुछ है उसका। और ये वो सरमायादार तबका है जो इस वक्त पाकिस्तान पे हुक्मरान है। इसी वजह से सोक्रेटिस ने और बाद में प्लेटो ने यह कहा था कि अ किंग शुड बी अ फिलोसोफर, कि अगर आपने किसी बिजनेसमैन को हेड ऑफ गवर्नमेंट या किंग बना दिया तो वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए वो पॉलिटिकल पावर को एक्वायर करेगा और तबाह कर देगा। ये मैं तो इस अंदाज में देखता हूं। और ये आप कल का हिस्टोरियन ये बात लिखेगा, ये मेरी बात आप लिख लीजिए। अच्छा अहमद साहब आप ये बताइए, और मैं ये शेर के साथ, तो दूसरा अभी जो केस है जिसका फैसला महफूज किया गया और वो एक लंबे अरसे के लिए महफूज हो गया, अब मुस्तकबिल करीब में सुनाए जाने के इम्कानात हैं, वो किस हद तक रोशन या मादूम है ये तो अब मुस्तकबिल करीब में ही जाके पता चलेगा। अभी तक उसके जो मेरिट्स थे या ट्रायल थे, अगर उसके ऊपर नज़र दौड़ाई जाए तो क्या ये 190 मिलियन पाउंड का केस है कि उसके अंदर खुर्द बुर्द हुई है, या उसके अंदर कोई माली फ़ायदा लिया गया है, या फिर ये है कि वज़ीर आज़म होते हुए अलकादर ट्रस्ट जो है वो हासिल की गई है तो वहाँ पर अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का शुबा? देखिए मैं आपको बताऊं, नैब का सारा कानून जो है ना, वो करप्शन की डेफिनेशन और करप्ट प्रैक्टिस की उसके अंदर डिफाइन किया है सेक्शन 9 के अंदर। और उसमें बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर है कि आप नेशनल एसेट्स को, वसाइल को, या एक्सचेकर से या पब्लिक मनी को या पब्लिक एसेट्स को किसी इस तरीके से इस्तेमाल में ले जाएं कि आप उसको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, यू बिकम द बेनिफिशियरी ऑफ दैट, तो फिर तो वो करप्शन है। यहां पे इमरान खान की एक पास्ट हिस्ट्री भी हमारे सामने है। इमरान खान के सामने जमामे का केस भी हमारे सामने है। वो अदालत के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई थी वो किससे मख्फी है, हर एक के सामने है। अब उसके बाद आप आ जाइए कि ये जब यहां पे ये मैटर हुआ है तो उसने वो जो 190 मिलियन का जो मैटर है, अगर वो ट्रस्ट बना, ट्रस्ट बन के एक यूनिवर्सिटी बनी, तो क्या इमरान खान उसका बेनिफिटरी है? क्या एक पैसा उसमें से किसी भी शक्ल के अंदर इसके इस्तेमाल में या इसकी फैमिली के इस्तेमाल में आया? ये एस्पेक्ट है विच इज टू बी ऑब्जर्व्ड एंड विच इज वेरी कीनली, इसके ऊपर जो है वो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस देखा जाएगा और देखा गया होगा। अगर बिल्कुल फेयरली इंसाफ के तकाजों को पूरा करके इस केस का फैसला आता है सामने, ये एस्पेक्ट है। अब उसने अगर उस पैसे से उसको
एक इस शक्ल में इस्तेमाल करवा लिया कि वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बन गई और यूनिवर्सिटी के साथ बहुत सारी अटैच लैंड जो पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी उस ट्रस्ट की है, जिसमें कोई अमल दखल ओनरशिप का या बेनिफिट्स का या कोई तनख्वाह उनको मिलेगी या कोई स्पेशल अलाउंसेस उनको मिलेंगे, वो नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर वो कहाँ से वो बेनिफिशरी हो गए उसके, ये एस्पेक्ट है आपको। मैं क्योंकि मेरे सामने वो डिटेल एविडेंस तो है नहीं, मैं तो आपको एक मोटी और बुनियादी बात के ऊपर ही आपके सामने इजहार ख्याल कर सकता हूं, अपनी लीगल ओपिनियन दे रहा हूं जो इन द लाइट ऑफ द डेफिनेशन एज गिवन इन द नैप लॉ। ये है सूरत हाल इसकी। लिहाजा इमरान की जो उसकी ऑनेस्टी के ऊपर या उसकी बदनीयती के ऊपर ये क्या सराइयाँ करना या उसको ये साबित करने की कोशिश करना, जैसे ये वो लोग कर रहे हैं जिनका ताल्लुक नून लीग के साथ है। नून लीग ने अपने लीडर को उस शक्ल में देखा हुआ है। उनके सामने आइडियल शक्ल जो है वो उनके अपने लीडर की है, नवाज शरीफ की है। और नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की अगर थोड़ी सी पीछे चले जाएं आप, तो वो 1980 में नवाज शरीफ साहब जो हैं पहली दफा वो वजीर खजाना बन के पंजाब की हुकूमत में आए। 10 साल के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। ये 10 साल की उनके इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो आज महफूज हैं उसके पास टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, कोई भी निकाल के देख सकता है। वो सालाना रिटर्न क्या है, 8,000 रुपए, 7,000 रुपए, 12,000 रुपए, 13,000 रुपए, 5,000 रुपए, ये सालाना इनके टैक्स रिटर्न है। इसी तरह शहबाज की है। सर वो गरीब आदमी थे। अब बताइए इस टैक्स गरीब आदमी, मजदूर आदमी जी, वो मजदूर आदमी, जी मैं कह रहा हूं ना, उस मजदूरी के साथ, उस गुर्बत के साथ वो एवरफील्ड और वो अजीजिया की अरबों रुपए की जायदाद कहां से उनके हाथ लग गई। अल्लाह की रहमत हो गई जी, मुल्क गरीब हो गया, ये अमीर हो गए। वैसा वो अल्लाह की रहमत, ये मैं आपको बताऊं ना, आपने अल्लाह की रहमत ऐसे ही हो गई, गरीब हो गया, इनके ऊपर रहमत हो गई। कहते ना हाज़ा मिन फज़ल जी हाँ, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। और अगर आप 2 मिनट हैं तो मैं इसके साथ एक कंपैरिजन देना चाहता हूं जी। और वो ये है कि देखिए, ऐसे ममालिक आपके सामने हैं, तरक्की पजीर ममालिक में, कि जिनकी गरीब लीडरशिप थी वो गरीब ही रही, लेकिन उन्होंने मुल्क को परवान चढ़ा दिया। मसलन सिंगापुर, ली क्वा का आप वहां का जो उनका था रिफॉर्मर, उसके बाद आप महातर को मलेशिया, उसके बाद हम इंडिया में आ जाएं, हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन आप वो जहां का ताशकंद का डिक्लेरेशन होता है, लाल बहादुर शास्त्री, वहां ही उसकी डेथ हो गई। उसके कुछ महीनों के बाद उसकी बेवा को प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ना पड़ा, वो जाकर रेंटेड अपार्टमेंट में रही। गुलजारी नाल नंदा प्राइम मिनिस्टर वहां का रहा इंडिया का, अभी पीछे डेथ हुई है उसका रेंटेड हाउस में था और बेदखली की डिग्री उसके खिलाफ पास हो हुई थी। तीसरी मिसाल ले लीजिए, अभी जो मॉडर्न इंडिया को जो उठा के इकोनॉमी ऊपर ले गया, ये उनका मनमोहन सिंह, उसकी डेथ हुई है। गुर्बत में उसकी वाइफ रिक्शे पे जाके जो है सब्जियां खरीद के लाती थी, लेकिन कहां इकोनॉमी को, कहां मुल्क को उठा के ले गए। और अभी मोदी की मिसाल ले लीजिए आप, कि जो एक चाय सर्व किया करता था छोटे से होटल के अंदर, चाय पानी के, और वो कहां से कहां उठा के ले गया इकोनॉमी को। आप देखें, ये मिसाल है ये नेशनलिस्ट लीडरशिप की मिसाल है कि अपनी गुर्बत को उन्होंने पसे पुश डाल दिया और उन्होंने उनका मसला नजर जो था वो कौम और मुल्क सामने था। हमने उसको छोड़ा, हमने उसको, वो जो है, मैं आपको मिसाल दूंगा उसकी सोक्रेटिस की और प्लेटो की, जिसे मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने इसी वजह से कहा था कि ये आप कभी जो है किंग शुड बी अ फिलोसोफर। बिजनेसमैन को किंग बना दोगे तो वो तो फिर तमाम की तमाम अपनी बिजनेस एम्पायर को बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल पावर को एक्वायर करेगा। उसका मतमा नजर जो है वो आवाम की खुशहाली नहीं है, अपनी खुशहाली है। यानी जो तो बादशाह होता है, बादशाह हमेशा फलसफा दान बनाना चाहिए ताकि उसके फलसफे जो हैं वो हकीकी मंतिक को, जी हाँ, इसीलिए उसे कहना किंग शुड बी अ फिलोसोफर।
और दूसरी तरफ वो आवाम को मद्देनजर रखे, और दूसरी तरफ अगर कारोबारी शख्स को बना देंगे तो उसका अपना कारोबार तो चमकेगा, मुल्क चमके या ना चमके। बहुत शुक्रिया अहमद अवैध साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक वापस आते हैं, मंजरनामे को आगे बढ़ाएंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में एक तरफ देखें तो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात थे और उस अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने के लिए अपोजिशन खुद आगे बढ़ी और उसने एक कमेटी तश्कील दी और कहा कि हुकूमत के साथ बातचीत की जाएगी। हुकूमत आगे बढ़ती है और हुकूमत कहती है हम खुलूस नीयत के साथ इनके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर एक सवाल उभरता है। वो हुकूमत जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ थी, वो हुकूमत अपोजिशन के साथ मुज़ाकराती मेज़ पे बैठने को तैयार हो गई कि इनके गिले शिकवों को ख़त्म किया जाए, लेकिन वहाँ पे हुकूमत की बेहतरीन इत्तेहादी जमात वो हुकूमत से गिले कर रही है, वो हुकूमत से सिफारिशात कर रही है, वो हुकूमत को बार बार मुख्तलिफ मवाक़ों के ऊपर बावर करवाने की कोशिश कर रही है कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे उनकी तकमील नहीं हो सकी। हुकूमत उनको नहीं मना रही, अपोजिशन को मनाने की तगोदो है। अब वो हकीकत में है या किसी अफसानवी पैराए के अंदर, ये एक बुनियादी सवाल है। इसी पे बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा हारून साहब ने हमें ज्वाइन किया है। रज़ा हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रज़ा हारून साहब, पहला सवाल ये है कि ख़त भी लिख चुके हैं वज़ीर आला सिंध वज़ीर आज़म को, बारहा मवाक़ों के ऊपर आपने गिले शिकवों का इजहार किया, पंजाब से बहुत सी आवाज़ें उठी, लेकिन ना तो पंजाब में हिस्सा मिला, ना पंजाब में ज़िली सतह के ऊपर आपकी तमाम तर सिफारिशात के ऊपर मिन्वन अमल किया गया। जवाब आपको ये मिला कि आपकी तो हैसियत ही पंजाब के अंदर नहीं है। तो फिर ये गैर फितरी इत्तेहाद किस हद तक फितरी अवामिल को मद्देनजर रख के आगे बढ़ाया जाएगा? फिलहाल तो इस इत्तेहाद को सियासी ज़रूरत और सियासी इत्तेहाद समझें, क्योंकि मुल्क की जो सूरत हाल थी, जिस सूरत हाल में मुल्क की मईशत थी, मुल्क की जमहूरियत थी, उसको सामने रखते हुए रियासत को संभालने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को की हुकूमत बनाने में उनको सपोर्ट दिया। और उसी हवाले से जो एग्रीमेंट हुआ, जो अंडरस्टैंडिंग हुई दो जमातों के दरमियान, याद रहे कि ये इत्तेहाद जो है ये मर्जर नहीं होता, ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है। कोलिशन हो या अलायंस हो दो जमातों के दरमियान, बड़ी जमातों के दरमियान, हमेशा अंडरस्टैंडिंग होता है। तो उस अंडरस्टैंडिंग की जो बुनियाद दो मुआहदे हैं, एक वफाकी सतह का है और एक सूबाई सतह का है पंजाब के लिए, उसकी बात शिकों पे अमल दरामद नहीं हो रहा, जिनमें पावर शेयरिंग का फॉर्मूला है पंजाब में। इसी तरह सिंध के हवाले से ये तय हुआ था कि जो फंडिंग होगी प्रोजेक्ट्स के अंदर वो बराबरी की बुनियाद पर होगी, लेकिन इन तमाम चीजों में नजरअंदाज किया जा रहा है। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन खुद और वजीर आला सिंध इस बात को सरकारी सतह पे भी उठा रहे हैं, मीटिंग्स पर भी उठा रहे हैं और बाकायदा खत भी लिख रहे हैं। तो ये वो कोशिशें हैं जो अपनी शिकायत मुताल्लिका वजीर आजम तक, यहाँ की हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिशें हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग का इत्तेहाद जो है वो कायम होता है। अच्छा रज़ा हारून साहब, आपने कहा मुल्क की माशियत को बेहतर करने के लिए ये ज़रूरी था। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज हम रोज़ाना रिकॉर्ड तोड़ते देखते हैं, पता नहीं किस चीज़ का रिकॉर्ड टूटता है उसमें, ये हमें आज तक आम आदमी को नहीं पता चला। तो आप मुझे बता दें, क्योंकि आप निचली क्लास से आए हुए हैं, मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह, आप मुझे जानते हैं, आपने वर्किंग क्लास से ऊपर आए हुए हैं, मुझे 5 चीज़ों के नाम बता दें जो आम आदमी को इस हुकूमत के आने से रिलीफ मिला है। उन 5 चीज़ों में कोई सबसे बड़ा रिलीफ तो मुल्क को ये मिला है कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था, और ये बड़ी एक आम सी बात हो गई थी और सब लगे कह रहे थे कि जी माशी हालत ऐसी हो गई है कि मुल्क डिफॉल्ट जा रहा है। तो सबसे पहला काम तो डिफॉल्ट से मुल्क को बचाना था। फिर आपके जो खारजी ताल्लुकात थे, वो खारजी ताल्लुकात जो हैं वो बहुत मुतासिर हो चुके थे, उनको मेंड किया गया। पिछले दौर में आपने देखा किस तरह बिलावल भुट्टो साहब जो वफाकी वजीर खारजा थे, किस तरह उन्होंने एफर्ट्स किए हैं और ताल्लुकात को बहाल करने में अपना भरपूर किरदार अदा किया है। आम आदमी की जिंदगी में जो बेहतरी आनी होती है ना, उसके 3 चीजें होती हैं, रोजगार, महंगाई और अमन अमान की सूरत हाल।
अब ये वो चैलेंजेस हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत को दरपेश है कि एक जाने वो माशी मास पर लड़ रही है कि उसको सही तरह लेकर आए, उसमें देखें इन्फ्लेशन रेट कम हो रहा है, मौके मिल रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अब आना शुरू हो गई है। तो ये सियासी इस्तेकाम इसके लिए बहुत जरूरी है ना राना साहब, कि तमाम एक आम इंसान की भलाई के लिए सियासी इस्तेकाम जरूरी है। जो माशी इस्तेकाम लेकर आएगा, कारोबार होगा, रोजगार मिलेगा, उससे मामला आगे बढ़ेंगे। फिर ये 3 चीजें मैंने बताई, खासतौर पर रोजगार और महंगाई, इससे लोगों को इसका फायदा पहुंचना शुरू होगा। सर, आपने एक जिक्र किया इन्फ्लेशन रेट कम हुआ, ये इसकी मंतिक आज तक सर समझ नहीं आई। ये जो सरकारी एदादोशुमार होते हैं, ये जो सरकारी पर्चियाँ आवेज़ा होती हैं ना, हमारे यहाँ पर रेडी बानों ने लगा रखी होती हैं, दुकानों ने लगा रखी होती हैं, उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होता। और दूसरा, वो एक रैक लगा होता है किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में या कैश एंड कैरी स्टोर में, जिस पे लिखा होता है डीसी रेट, और उसकी दालों को हाथ लगाने को बंदे का दिल नहीं करता कि यार ये इस तरह का स्टफ किस तरह घर लेके जाएं। मुर्गी की कीमत कम नहीं हुई, बकरे की कीमत कम नहीं हुई, घी की कीमत कम नहीं हुई, चावलों की कीमत कम नहीं हुई, गाड़ियों की कीमत कम नहीं हुई। सर, कम क्या हुआ है? यानी वो इन्फ्लेशन रेट क्या कम हुआ है? क्या बाइंग पावर लोगों की बढ़ गई है तो उस वजह से आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट कम हुआ? अच्छा, एक चीज कम हुई है सिर्फ, इसमें एक चीज रख रहे हैं, एक चीज कम हुई है, वो ये इंसान की कीमत। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करूंगा। एक आम आदमी के लिए, एक वर्किंग क्लास फैमिली के लिए इस वक्त सरवाइव करना, यानी कि ग्रोसरीज की सरवाइव करना, खरीदारी की सरवाइव करना, बिलों के साथ गुजारा करना और बच्चों की स्कूल की फीस, अस्पताल के खर्चे, इस वक्त इंतहाई मुश्किल है। लेकिन जो आप इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहे हैं ना, इन्फ्लेशन रेट कम होने का मतलब होता है कि महंगाई की शरह कम हुई है, महंगाई कम नहीं हो गई। तो महंगाई कम उस वक्त होगी जब आपकी महंगाई नीचे आने के साथ साथ आप यहाँ कारोबार में वसअत आएगी, लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ेगी। इस वक्त लोगों की कुव्वत खरीद नहीं बढ़ रही है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन रेट गिर भी रहा है लेकिन महंगाई कम नहीं हो रही है। तो महंगाई बतदरीज कम होगी, और उसके लिए जरूरी है जिसको हम आम अल्फाज मईशत में कहते हैं जीडीपी का ग्रोथ होना। जीडीपी इस वक्त बहुत ही कमजोर सतह पर है पाकिस्तान की, और जीडीपी कमजोर सतह होने का मकसद यही है, मतलब यही होता है कि एक आपके यहाँ अभी तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उस तरीके से नहीं आ रही, आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज जो हैं उनकी प्रोडक्शन में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में इजाफा नहीं हो रहा है। तीसरा, रेमिटेंसेस के अंदर कम से कम आपका ये हुआ है कि वो एक बड़ी तादाद में उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। तो सियासी इस्तेकाम, माशी इस्तेकाम, ये फिर प्री रिक्विजिट है एक आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी की भलाई के साथ, उसकी आमदनी में इजाफे के साथ। जितनी आमदनी का इजाफा होगा, आपकी कुव्वत खरीद बढ़ेगी, उतनी आपको महंगाई कम लगेगी। तो ये इक्वेशन है, डिमांड एंड सप्लाई की इक्वेशन होती है, जीडीपी ग्रोथ का इसका बड़ा ताल्लुक है। तो ये तमाम चीजें मईशत से जुड़ी हुई, और मईशत जुड़ी हुई है सियासी इस्तेकाम से, वो हमारे मुल्क में होने नहीं दिया जा रहा। क्योंकि अच्छा, मुज़ाकरात, आपने रजा साहब, आपने सियासी इस्तेकाम की बात की, मुज़ाकरात शुरू हो गए, हुकूमत ने कहा लिख के दो। पहले पीटीआई नहीं मानती थी, पीटीआई मान के लिख के दे दिया। 2 दिन बाद मुज़ाकरात की टेबल सज जाएगी, कौमी असम्बली का इजलास होता है, ख्वाजा आसिफ साहब वहाँ पे तकरीर में कहते हैं कि मुज़ाकरात बंद, ये मजाकरात नहीं मजाकरात है। आपने सुना सारी तकरीर, अता तारड़ साहब वजीर इतलात, उनकी तकरीर भी आपने सुन ली, एहसन इकबाल साहब क्या कहते हैं वो भी आपने सुन लिया। तो अगर आप सियासी इस्तेहकाम चाहते हैं, जिनके मतलब आपको गिला था कभी वो बैठते नहीं, अगर आप वो बैठना शुरू हुए हैं तो सियासी इस्तेहकाम तो हुकूमत खराब कर रही है। राना साहब, ये दोनों तरफ से होता है। जब वहां से भी हॉस्टाइल बयानात आएंगे, हॉस्टाइल ट्वीट्स होंगी, और उन ट्वीट्स के अंदर आप वजीर आजम को जो है वो इस तरह मुखातिब करेंगे, तो सामने जो वजीर आजम की टीम के लोग हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसीलिए तो जब भी जंग भी होती है, जंग के बाद भी बैठना होता है, उससे पहले सीज फायर होता है ना, सीज फायर के बाद टेबल पर आप बैठते हो, नेगोशिएशन शुरू होती है। यहाँ सियासत में मुज़ाकरात से पहले तमाम लीडरशिप को ये चाहिए था कि वो अपनी अपनी हॉस्टिलिटीज बंद कर दी। अब बानी पीटीआई की भी जो आज भी जो ट्वीट आई है, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी होगी, उस ट्वीट के अंदर भी इन्होंने हॉस्टाइल रवैया अपना इख्तियार किया हुआ है। तो जब वो बानी हॉस्टाइल रवैया रखेंगे, अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे, वज़ीर आज़म के मुतालिक इस तरह के अलकाबात देंगे, सामने से जवाब तो आएगा ना। तो ये मुज़ाकरात की टेबल को नुकसान पहुंचाता है, ये मुज़ाकरात के माहौल को नुकसान पहुंचाता है। और मुज़ाकरात में जो बैठे हुए अफराद हैं, पार्टियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस शेकन होता है, वो घबरा जाते हैं। वो मुज़ाकरात में फिर जो है उस तरीके से उनकी इंटरेस्ट नहीं रह जाता, क्योंकि वो अपने अपने लीडर को सपोर्ट करने बैठ गए। मुज़ाकरात की टेबल पे जो इश्यू है वो पीछे रह जाएगा।
इसलिए सीज फायर बयानात का सीज फायर, हॉस्टाइल बयानात का सीज फायर दोनों जानिब से वो मुज़ाकरात की कामयाबी की गारंटी है। अच्छा सर, चेयरमैन सेनेट, उनका ताल्लुक आपकी जमात से, वो एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करते हैं 18 माह से कैद एजाज चौधरी साहब के लिए। प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी होता है और आज के दिन उन्हें सेनेट में पेश नहीं किया जाता। अच्छा, बादिन नज़र में तो ये भी आ सकता है कि उस केस के अंदर गिरफ्तार हैं तो ठीक है, प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए थे लेकिन उस पर अभी अमल नहीं हो सकता। फैसल वावडा साहब कहते हैं कि उसके ऊपर अमल दरामद ना होने की वजह मरियम नवाज हैं क्योंकि पंजाब पुलिस मरियम नवाज के मातहत है। सर, आपकी जमात के सेनेटर और चेयरमैन, और वो अगर हुक्म जारी करें और आपकी इत्तेहादी, चले मर्जर नहीं है, इत्तेहादी रुकावट पैदा कर दें तो फिर ये कैसा इत्तेहाद है सर? सर, मैं समझता हूं कि मैंने आज पूरी कार्रवाई देखी सेनेट की, मैंने अपोजिशन लीडर को भी सुना, हुकूमत का जवाब भी सुना, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है चेयरमैन सेनेट यूसुफ जरा गिलानी साहब के पास, क्योंकि वो स्पीकर कौमी असेंबली भी रहे, वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी रहे, वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, वो सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिस जमात ने पाकिस्तान को ये आइन दिया और उस आइन के तहत हमारे हाउस, सेनेट और नेशनल असेंबली के पास ये पावर है। अब उन पावर्स का इस्तेमाल उन्होंने करते हुए एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया। मैं समझता हूं कि उसके जवाब में सेनेटर एजाज चौधरी साहब को ऐवान में ना पेश करना, इसकी जवाबदेही भी अब चेयरमैन सेनेट नहीं करनी है। जो आइन के मुताबिक उनका इख्तियार था, उनको उनके हुक्म को ना मानकर मैं समझता हूं कि एक तरीके से ये पार्लियामेंट के हाउस की तौहीन भी हुई है। तब देखते हैं, चेयरमैन सेनेट बहुत ही तजुर्बेकार आदमी है और बहुत मामला फहम आदमी है, वो इस मामले को यकीनन कुछ असलूबी से डील कर लेंगे। हम इंतज़ार करेंगे जी रज़ा हारून साहब, और किसी ना किसी प्रोग्राम में आपसे पूछेंगे ज़रूर कि उम्मीद तो हमें भी यही थी, लेकिन फैसल वाडा साहब जो लफ्ज़ कहते हैं आज तक वो हकीकत बन के ही सामने आता है, और वो उनके अल्फाज ये हैं कि ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ये नहीं होने दिया, तो अब अगर अब नहीं होने दिया तो आगे होने देंगे। फैसल आडा साहब बादशाह आदमी है, वो बेशक अपनी एक बात करते हैं, उनकी बात का वजन भी होता है, इंफॉर्मेशन भी होती है, लेकिन मेरा ट्रस्ट जो है ना, मैं बात कर रहा हूँ आईनी ओहदों पे सीटों पर जो बैठे हुए लोग हैं ना, उनका आईनी हल्फ होता है। चेयरमैन सेनेट का एक आईनी हल्फ है, उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी को मुझे पूरा यकीन है आइन और कानून और रूल्स के तहत उसको पूरा करेंगे। अच्छा सर, एक चीज और समझाएं, मेरा सवाल फिर वही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नज़रिया जिसके मुताबिक कारोबार या फिर रियासती जो कंपनीज हैं या रियासती जो इदारे हैं उसको बेचना नहीं चाहिए, उसकी निजकारी नहीं करनी चाहिए। इब्तदाई तौर पे बहुत से सवालात किए, फिर ये कहा गया कि जॉइंट वेंचर होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे बिलीव करती है कि जॉइंट वेंचर कर लें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लें, उसके तहत कर लें। मान लिया PIA का जो मॉडल बनाया आपने किसी हद तक उस पर इत्तफा कर लिया होगा। अब एक इदारा है पास्को, हुकूमत का इदारा है, हुकूमत कुली तौर पे उसे बंद करने जा रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब भी उस पर कोई एतराज़ नहीं है? ये नज़रियात के मुखालिफ या अपने बयानिए के मुखालिफ या अपनी सियासत के मुखालिफ होते इक़दामात पे सिर्फ खामोशी इख्तियार करेंगे? रेस्ट एश्योर्ड के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ऐसे किसी इक़दाम को सपोर्ट नहीं करेंगे जहां इदारों को बंद करके लोगों को, मजदूरों को बेरोजगार किया जाए। रज़ा हारून साहब, जी रज़ा हारून साहब, बड़ी सी बात की। अभी चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर ख़जाना ने, जिसमें उन्होंने 1.5 लाख के करीब अफराद को फारग करने का ऐलान किया है कि हम फारग कर चुके हैं। आप तो ये कह रहे हैं ना कि फारग करने की हमायत नहीं करेंगे। दूसरी बात, सिंध में पीपल्स पार्टी पानी की तकसीम पे बात करती है कि ये गलत हुआ है जो नहरें निकली हैं। आप ही के सिंध के अंदर खड़े होकर कह के गए हैं एहसन इकबाल कि ये बिल्कुल ठीक है और इनकी सबकी मुशावरत से हुआ है और सब कुछ ठीक है, सिंध में बैठ के खड़े होकर कह के गए हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी ने उस पर कुछ किया? अपना मौक़िफ़ एहसन इकबाल साहब का मैंने सुना, लेकिन एहसन इकबाल साहब के लिए बड़े एहतराम के साथ कि ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें के ऐसे दरिया के प्रोजेक्ट्स हों या ऐसे प्रोजेक्ट्स में सूबाई ताउन दरकार हो, वो CCI की मीटिंग के अलावा तय नहीं की जा सकते। CCI जो है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट,
ये एक फोरम है, आईनी फोरम है, इसका इजलास बुला लें, हर 90 दिन में बुलाना चाहिए, अब तक नहीं बुलाया। और इसके लिए भी चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब खत लिख चुके हैं, कई खत लिख चुके हैं याद दिलाने के लिए कि आप सीसीआई का इजलास बुलाएं। एहसन इकबाल साहब के पास यकीनन अच्छे तजावीज होंगी, उस सीसीआई के इजलास में रख दें। तमाम सूबों के वज़ीर आला बैठे होंगे, वज़ीर आज़म बैठे होंगे, मुतल्लिका लोग बैठे होंगे, बैठ के तय कर ले। वहां क्यों नहीं ये बात की जाती? बुनियादी इतराज ये है कि आप मुनासिब फोरम पे, आईनी फोरम पे ऐसे मामला जो बैन सूबाई, खास तौर पे पानी का मामला, उस पर आप यकतरफा तौर पे वफाकी हुकूमत फैसला नहीं कर सकती। तो ये बुनियादी आईनी इतराज है। आप सीसीआई का इजलास बुला लें और उस इजलास के अंदर वज़ीरान सिंध भरपूर मुकदमा लड़ेंगे अपने सूबे का। अच्छा सर, जो खतूत लिखे हैं सीसीआई के इजलास के अलावा, आज ही जो ख़त वज़ीर आज़म को लिखा गया जिसमें कहा गया हम इत्तेहादी हैं, हमारे ही मामलात से सरफ़ नज़र कर दिया जाता है, तो अब बात अगर खतूत पे सर आ गई है, कहीं कहीं बातों के ऊपर अब यकीन नहीं आ रहा, ये अमल दरामद नहीं हो रहा, तो उसको फिर क्या समझें कि ये प्रॉपर वे से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मुकदमा लड़ रही है? एक तरीका तो ये होता है कि आप पैगाम रसानी करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और उसमें अपनी शिकायत देते हैं, लेकिन जब मामला सरकारी नौयत के हो तो फिर एक वजीर आला का फर्ज होता है कि अपनी एतराज़ात को, अपनी शिकायत को तहरीरी शक्ल में रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते हुए वजीर आज़म तक पहुंचाए। तो ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है वजीर आला। सर मैं इससे इनकार तो नहीं कर रहा या इसकी नफी तो नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जब इत्तेहादी को बाकायदा रिटर्न में तहफ़्फ़ुज़ात लिखने तक नौबत आ जाए तो ये नौबत की असल वजूहात क्या है? ये नौबत की असल बात सोचनी चाहिए वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि ये इस मौके पे एक आपकी ऐसी इत्तेहादी जो कि आपकी मेजर इत्तेहादी है, जिसके सपोर्ट के बगैर आपकी हुकूमत कायम नहीं रह सकती, उस इत्तेहादी का चेयरमैन, उस इत्तेहादी का सूबे का वजीर आला ना सिर्फ जुबानी एतराज कर रहा है, चेयरमैन साहब जलसों में ये बात कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब अपनी सरकारी हैसियत में आपको खत भी लिख रहे हैं। तो अब सोचने का काम तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का है ना कि पीपल्स पार्टी तो आपकी हुकूमत को सियासी तौर पे, जमहूरी तौर पे, आईनी तौर पे सपोर्ट कर रही है, लेकिन आप अगर इन अहम मामलात पे, कौमी इशूज पे, सूबाई इशूज पे, तरक्याती कामों में, फंडिंग के मामलात में, पावर शेयरिंग के मामलात में अगर आप एतमाद में लेकर अपने वादे पूरे नहीं करेंगे तो फिर मुश्किलात किसके लिए होंगी? अच्छा, पीपल्स पार्टी अब कितना अरसा मुल्क की मफाद, या पीपल्स पार्टी के पास भी इक़्तिदार में तो बहुत कुछ है, उसका कुछ भी हम कह रहे, लोग तो कहते हैं कि चूंकि पीपल्स पार्टी ने तो सारे आईनी ओहदे, तकरीबन आईनी ओहदे अपने पास रखे हुए हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी इंजॉय सबसे ज़्यादा कर रही है। कितना अरसा आप आवाम को और इसी कष्ट में गुजरते हुए देखेंगे और फिर पीपल्स पार्टी को स्टैंड देगी? देखिए, ये चूंकि हमारे अभी तक मैंने अपने चेयरमैन से या प्रेसिडेंट से या किसी और पार्टी होदार से इस मुतालिक कोई बात सुनी नहीं है। अभी तक उनका इरादा यही है कि उनकी जो कमेटी बनी हुई है, हाई पावर कमेटी बनी हुई है, वो हुकूमती कमेटी के साथ मुज़ाकरात में है, तो वहीं से आपको इस बात का जवाब मिलेगा, वही कमेटी जवाब देगी या हमारे चेयरमैन साहब इस पर बात करेंगे, वही इस पर कोई राय दे सकते हैं। अच्छा, बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, ये होने वाले मुज़ाकराती अवामिल जो हैं ये पाया तकमील तक पहुँचते दिखाई देते हैं, या आपको ये लगता है कि इसमें गैर फितरी सी बातें हैं जिसके ऊपर अमल दरामद कम अज़ कम इस हाल में तो मुमकिन नहीं? मैं समझता हूँ यासिर भाई के दोनों जो फरीकैन बैठे हुए हैं ना, दोनों के पास चॉइस कोई नहीं है। ना पीटीआई के पास कोई चॉइस रह गई है, वो अपनी सारी कोशिशें जो हैं एजिटेशन की, पीसफुल एजिटेशन की, वायलेंट एजिटेशन की, सब करके देख चुकी है, उसमें उसको कामयाबी नहीं मिली। अब उसके पास भी कोई चॉइस नहीं है और उसको मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ के अपनी बात मनवानी है। इसी तरह गवर्नमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर रियासत के मामला चलाने हैं, सियासी इस्तेकाम क्रिएट करना है जो कि माशी इस्तेकाम को लीड करेगा, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात करके उनके मामला को बाहमी अफ़ाम और तफ़हीम से हल करे। ये जरूर है कि जो पीटीआई सारे मुतालबात मांग रही है वो सब पूरे नहीं हो सकते। जैसे मामला है 9 मई के कमीशन का, 9 मई का कमीशन बनाना एक बहुत ही टेक्निकल डिफिकल्ट मसला है, इसलिए कि ये वो मामला है जो मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा है। इस मामले में इस 9 मई को लेकर, वायलेंस को लेकर, तशद्दुद को लेकर, दहशतगर्दी को लेकर सजाएं हो चुकी हैं मुख्तलिफ अदालतों में, चाहे वो एटीसी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, या इवन अभी सुप्रीम कोर्ट में उसके ऊपर मामला चल रहा है। तो ऐसे वक्त में जब ये मामला चल रहे हो, आप पैरेलल बॉडी
जुडिशियल कमीशन की नहीं खड़ी कर सकते, उसमें बड़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं। अब ये कैसे हल होंगी? क्या आप क्या अदालतों को काम करने से रोक देंगे जब जुडिशियल कमीशन बनेगा? ये तो नहीं हो सकता ना। अब अदालतें तो एग्जीक्यूटिव के इख्तियार में नहीं होती, वो काम नहीं कर सकते। तो ये देखना होगा कि टेबल पे ये बात पीटीआई के दोस्त इसके लिए क्या अल्टरनेट लेकर आते हैं, क्या टीओआर दोगे। अच्छा रजा भाई, सिर्फ हमारे पास एक डिमांड है ना। रजा भाई, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, ये मुज़ाकरात हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं? दोनों सूरतों में बेहतर है राना भाई। अगर हो रहे हैं तो ठीक, अगर बिठा दिए गए जब भी ठीक है। बातचीत बहरहाल सियासतदानों ने इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास? नहीं ये हमारे फैसल ऑर्डर भाई बताएंगे। नहीं, आपकी पलवशा खान साहिबा कहती हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पे इन्हें बैठाया गया। मेरे पास इंफॉर्मेशन का सोर्स जो है ना वो मेरी पार्टी है, और इसके अलावा मेरे पास कोई सोर्स नहीं। तो पलवशा खान साहिबा, उनका ताल्लुक तो आपकी पार्टी से है, वो कहती हैं कि मुज़ाकरात की टेबल पे इन दोनों को बैठाया गया। मैं समझता हूँ जो एक टर्मिनोलॉजी थी ना, नजरिया जरूरत, ये नजरिया जरूरत है दोनों पार्टियों के लिए। ये हमारे पीटीआई के दोस्तों को भी समझने की जरूरत है। इससे मैंने पहले कहा कि ये उनकी जरूरत है कि वो टेबल पर बैठे और मामला को देखे। सियासतदान अगर मामला एक टेबल पर बैठ गए ना, और अगर वो बैठने के बाद मुज़ाकरात के जरिए, सियासी मुज़ाकरात के जरिए मामला हल करने में नाकाम रहेंगे, तो फिर ये बड़ी सियासी नाकामी हो जाएगी। तो इनको सीरियस हो जाना चाहिए। इसीलिए तो सीज फायर जरूरी है, बयानात का सीज फायर। आपको जितनी एजिटेशन करनी है, जितना लड़ने झगड़ना है, आप टेबल पे लड़े झगड़े ना। जितने हमारे दोस्त बाहर बैठ के राय दे रहे होते हैं ना मुज़ाकरात में, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उनको चाहिए मुज़ाकरात में अपना नाम लिखवा दें टीम में और जाके बैठ जाए टेबल पे। मीडिया में बैठने से बेहतर है। तो हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए जब टीमें बैठ गई। और एक बात याद रखें, अभी नवंबर तक तो मतलब सड़कों पे आग और खून की होली खेली जा रही थी ना। अभी तक नवंबर तक तो हमारे दोस्त जो हैं वजीर आला साहब, वो चढ़ाई कर रहे हैं इस्लामाबाद में। तो वहां से इतनी एक्सट्रीम पोजीशन से, इतनी एक्सट्रीम पोलराइज पोजीशन से आप एक टेबल पर आकर बैठ गए, तो ये भी एक कामयाबी है। आहिस्ता आहिस्ता दो चार मुलाकातों में ये मामला तय हो जाएंगे। मुझे अच्छी क्यों। और नजरिया ज़रूरत के तहत माजी को याद रखते हुए मुज़ाकरात कहीं और हो जाएं, तो फिर उसके नतीजे पर भी खुश उसलूबी से सरे तस्लीम खम करेंगे। आप याद रखें भाईजान, कहीं और फिर मुज़ाकरात नहीं होते, उनको मुज़ाकरात नहीं कहा जाता। तो कहते हैं ना कि वो नमाज के लिए ना, नमाज पढ़ने से पहले कि आपकी पढ़ी जाए। यानी हम चाहते हैं कि नमाज मस्जिद में ही हो, किसी और घर। राना साहब टू बी रियली ऑनेस्ट यार, सीनियर सियासी रहनुमा बैठे हैं। हाँ बिल्कुल इसी तरह हल निकाले ना यार। सियासतदानों को ही हल निकालना होगा। जो सियासतदान नहीं निकाल सकता। राना साहब आपको बिठा देना टेबल पे, मजाक नहीं, आपको बिठा दिया जाए, आप हल बता दोगे क्या? बीच का रास्ता निकलता है ना, कोई गिव एंड टेक होता है, बातचीत होती है, आदमी गिव करता है, कुछ छोड़ता है अपने मुतालबात, उससे वो रास्ता निकालते हैं। सियासत का तो असूल यही है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये फैसले और मुज़ाकरात सियासतदानों को ही करना चाहिए जिनके काम है, और जिन्होंने अवाम के पास भी जाना है और जिन्होंने अवाम से इत्मीनान भी लिया है, उन्हीं को करना चाहिए। तो और अवाम परेशान है। आप देखें, आपकी पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल है। पीपल्स पार्टी इसमें कोई मजीद बेहतरी का रोल अदा करेगी? डेफिनेटली जी, पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं वो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं। आप देखें ना, पीपल्स पार्टी जिन लोगों को भेजा है, रजा परवेज अशरफ साहब है, खान नवीद कमर साहब है, ये बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं। खुर्शीद शाह साहब हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मुफाहमत करना जानते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 18वीं तरमीम पास करवाई है। यानी इतने बड़े फोरम पे 18वीं तरमीम को नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होकर यूनानिमसली पास हुई है। इन लोगों के तजर्बे बहुत ज्यादा हैं। ये बैठे हैं तो आप समझें कि इनके एक्सपीरियंस से, इनके तजर्बे से मुज़ाकराती कमेटी को, दोनों साइड को, बोथ साइड्स को फायदा लेना चाहिए। ये संजीदा लोग, मोतबर लोग और ज़ीरक सियासतदान जो हैं वो मेज़ के ऊपर बैठे हैं, तो उसके कोई ना कोई तो नताइज निकलेंगे और उससे उम्मीद अच्छे की ही रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इस हवाले से रज़ा हारून साहब अपना के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।